नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी का भाव क्या नया रिकॉर्ड बनाएगा? ट्रंप के आने के बाद क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। अजय भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। अजय भाई, अगर पिछला हफ्ता देखें तो भाव तो सोने का जो देखें हम, चाहे स्पॉट मार्केट हो चाहे कॉमिक्स फ्यूचर्स हो, $2700 के ऊपर ही बना हुआ है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर हम बात करें, देखिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। आज का दिन और आज का टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, यूएस मार्केट हॉलीडे मूड है, इसलिए हम सुबह से देख रहे हैं मार्केट एक सीमित दायरे में है। बट शाम के सेशन में हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। और हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोला जाता है ओनली प्रेडिक्टेड थिंग जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो क्या होने वाला है वो डाउटफुल है। एक सुबह रिपोर्ट में सुन रहा था जहाँ पे बताया जा रहा है कि जी जिनपिंग को भी उन्होंने इनवाइट दिया है। अब एक है कि ठीक है, हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं चलो सब आ जाइए, और दूसरा अगर एक्चुअल में ऐसा कुछ है तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि 60% ड्यूटी या टैरिफ की हम बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये वापस वर्क हो रहा है। तो आई थिंक कुछ बोलना मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बट हाँ, एक चीज अच्छी है, अभी तक डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, सोना चांदी स्टेबल है। बट आई थिंक कि अगला 10-12 दिन, क्योंकि ज्यादा करके कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है तो फर्स्ट 100 डे, पहले 100 दिन का क्या प्लान है ऑलरेडी आ चुका है मार्केट के अंदर, बट उसके ऊपर कैसे वो काम करेगा ये इंपॉर्टेंट। तो अगला 10-15 दिन तो मैं मानता हूं एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी मार्केट में आते हुए दिखाई देगी। तो ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी क्या है? सोना कितना हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, वो थोड़ा आप हमें बताइए। या चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं तो वो बताइए, या नॉर्मली भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। देखिए, चार्ट होता है तो एक जो भी हम फंडामेंटली बात कर रहे हैं उसका एक हम बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं प्रेफर करूंगा चार्ट पे। तो चार्ट पे जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में हमने देखा कि प्राइजेस 29 नवंबर या हम बोल सकते हैं 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स मार्केट अपवर्ड टेरिटरी में बहुत ही अच्छे से चला है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में हमने थोड़े बहुत करेक्शन देखे, बट आज ये काउंटर डेली चार्ट पे थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इचिमिको क्लाउड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वॉल्टिलिटी इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब ये करीबन 54 के करीब है, और जब भी ये इंडेक्स नीचे आता है तो कुछ बड़ा इवेंट होता है। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा, ये ड्रॉप किया और इमीडिएटली बड़ा जंप आ गया। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इवेंट हम डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं। वहीं मैकडी न्यूट्रल है या पॉजिटिव है बट फ्लैट है एज ऑफ नाउ। यहाँ पे आरएसआई हमने बेरिश डाइवर्जेंस देखा था, जिसकी वजह से उम्मीद है कि प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। तो एक मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए शाम तक, क्योंकि आज यूएस मार्केट हॉलीडे मोड पे है। बट हाँ, 108.50 के नीचे अगर प्राइजेस थोड़ा भी होल्ड करता है तो मे बी पॉसिबल हम थोड़ी बहुत गिरावट देख सकते हैं। बट कुल मिला के फर्स्ट 3 मंथ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स आगे जाके कंटिन्यू स्ट्रांग रहेगा। साथ में ये हफ्ते के अंदर बैंक ऑफ जापान आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अभी से देख लीजिए कि यहाँ पे यूएसडी जेपीआई में हम गिरावट देख रहे हो। जब भी ऐसी गिरावट आती है तो इसका मतलब डॉलर के मुकाबले येन में मजबूती है, और येन में हम देख रहे हैं कि इस बार रेट हाइक होता हुआ दिखाई देगा जापान में। और ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर देखूं तो एक छोटा करेक्शन कंटिन्यू बनता है। तो कहीं ना कहीं डॉलर के मुकाबले येन में तेजी है, उसी के चलते हम हीरो जीबीपी जेपीवाई सभी में तेजी देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सोने पे, जहां पे हम 2700 के बिल्कुल इर्द गिर्द मार्केट को मूव करते हुए देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा एक तरह का राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट आया करीबन 2660 पे, उसके बाद हमने 2726 का हाई भी लगते हुए देखा। बट आज डेटा पॉइंट के एब्सेंस में मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, फिर देखेंगे कि उनके ट्वीट की रफ्तार ज्यादा अच्छी है या सोने की रफ्तार ज्यादा अच्छी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्टिलिटी है मार्केट में, थोड़ा टिल्ट अप हुआ है। बट अगले 2-3 दिन के अंदर कम से कम मेरा मानना है $50 का मूवमेंट अप साइड लोअर साइड। बिकॉज $2700 एक ऐसा लेवल है वीरेंद्र जी, इससे पहले भी हमने देखा हायर साइड में 2726 देखा है, और नीचे में बार बार में हम 2654 देखा है। तो आई थिंक $40-50 का बैर मिनिमम मोमेंटम मिलेगा। हाँ, मैकडी अभी भी पॉजिटिव है, जो मुझे स्ट्रेंथ देती है कि सोने में तेजी बननी चाहिए। आरएसआई भी अभी भी पॉजिटिव है, जिसका मतलब है तेजी बननी चाहिए।
बट वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी चाइना पे डिपेंडेंसी ज्यादा है। नो डाउट हम देख रहे हैं कि बेस मेटल में रिकवरी आई है, उसका चांदी पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकडी फ्लैट टू पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव है। और मोमेंटम अभी रुका जरूर है। रिसेंटली हमने पिछले हफ्ते में करीबन 31 का लेवल स्पॉट में छूते हुए देखा था, बट मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाई। तो अगला 2-3 सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस 30 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर जाते हैं, 29-80 का लेवल होल्ड रहता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि पिछला हाई जो 31 का ये तोड़कर 32-20 तक का लेवल दिखा सकता है। हाँ, यहाँ पे आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो से एक आइडिया क्लियर लग जाएगा कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 90-91 के जोन के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमने देखा था कि 91 का लेवल 31 दिसंबर को दिखाकर अच्छा खासा करेक्शन आना स्टार्ट है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन है 89-90 के बीच में। एक बार अगर प्राइजेस 90 के नीचे ये हफ्ता भी टिक जाता है, तो मेरा मानना है कि अगले महीने 1.5 महीने में, मतलब फरवरी मिड तक की अगर बात करूं, तो ये 85-86 के जोन में जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म करेगी सोने के मुकाबले। और लग भी रहा है कि जिस ढंग से चाइना रोल बैक कर रहा है मेटल्स के अंदर चाइनीज न्यू ईयर से पहले स्टिमुलस की, तो ये मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बेरिश क्रॉसओवर भी है, मोमेंटम अभी स्टार्ट होना है, लेकिन मोमेंटम रहेगा। तो रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है चांदी थोड़ा सा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा इस वक्त। मेरा एक सेशन भी था जिम रॉजर के साथ, तो वहां पे भी उनका भी मानना यह है कि ये साल चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये लेवल पे थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। आपने जैसे बैंक ऑफ जापान की बात करी, तो अभी हमने देखा कि आज बैंक ऑफ चाइना ने तो दरों को यथावत रखा है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प वहां पर क्या कुछ स्टेप्स लेते हैं, उसके बाद ही चाइना अपने सारे पत्ते खोलेगा। और बैंक ऑफ जापान अगर दरों में बढ़ोतरी करता है, जैसे ब्लूमबर्ग के उनके सर्वे में भी सामने आया था, एनालिस्टों ने कहा था कि वो बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या डिस्काउंट करके नहीं चल रहा है, या उसी दिन बाजार में इसमें हलचल देखी जाएगी? देखिए, तीन चीज है जो मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते में आपको ध्यान देना चाहिए। पहला है डोनाल्ड ट्रंप, जो उसको हम कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, इसलिए उसको अलग साइड में छोड़ दीजिए। इसके बाद है टैरिफ ऑन चाइना। तो ये नई चीज नहीं है, आप मेरी बात समझिए कि ये चीज अक्टूबर से ही आउटपुट आ चुका था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो चाइना पे टैरिफ लगाएगा। और इनफैक्ट पहले ही बोल दिया था कि 60% टैरिफ लगा दूंगा मैं। हाँ, उसके बाद एक नया रिजिम में भी हमने देखा मैंने 15-20 दिन पहले कि हम यूनिफॉर्म टैरिफ में जाएंगे। तो एक चीज है कि मार्केट ने पहले से तैयारी कर रखा है कि वर्स्ट क्या हो सकता है। देखिए, अक्टूबर के अंदर ही हमने देखा, या फिर हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में 80,000 से टूटकर लगभग नीचे में हमने 75 का लो देख लिया था। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ये मार्केट डिस्काउंट कर चुका है चाइना वाला फैक्टर। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के जो रिलेशन है वो डिस्काउंट नहीं हुए। लास्ट आ जाता है तीसरे पॉइंट पे, वो है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो युद्ध जैसी सिचुएशन थी वहां पे पहली बार हमने करीबन 15 महीनों के बाद एक एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स या कल्प्रिट को हमने ये प्रिजनर इम्प्रिजनमेंट होते हुए देखा है। मतलब एक तरह से सीज फायर कंफर्म हो चुकी है। तो वॉर प्रीमियम और टैरिफ प्रीमियम ये दोनों आई थिंक मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। उसके बावजूद अगर 2700 के ऊपर या हम 79 के ऊपर ये करीब है, इसका मतलब और कोई फैक्टर है जो सपोर्ट कर रहा है। वो है इंटरेस्ट रेट का लेकर, क्योंकि पिछले हफ्ते जो सीपीआई के नंबर्स आए थे उससे पहले आप ये देखिए, हम सितंबर में बात कर रहे थे 1% की रेट कट आएगी 2025 में। फिर अगले महीने में हमने देखा आधे परसेंट का, फिर आ गया था 0.25, और अभी भी माना जा रहा है कि 0.4 तक का रेट कट पूरे साल भर में है। इसका मतलब है कि अभी भी रेट कट की प्रोबेबिलिटी 2025 में जीवित है। हाँ, जो आपने जापान की बात की वो एक थोड़ा कंसर्निंग है, बट जापान इस वक्त इकोनॉमिकली थोड़ा सा अलग लेगेसी में चल रहा है, तो उसका एक फर्क जरूर पड़ेगा। जिसमें मुझे लगता है कि जब जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो येन में मजबूती लौटेगी लौटेगी, और डॉलर में गिरावट आएगा। डॉलर का गिरावट का बेनिफिट हम सोने चांदी पे जरूर पड़ते हुए देखेंगे। जी अजय भाई, जैसे आपने चाइना की भी बात की, तो टिकटॉक पे जो बैन लगा था, तो ट्रम्प ने कहीं ना कहीं कहा है कि वो थोड़ा सा और टाइम उसको दे देंगे। फिर जिनपिंग को इनवाइट करना और उनको फोन कॉल पे बात करना 3 दिन पहले अपने शपथ ग्रहण से, तो कहीं ना कहीं वो वहां पर एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। पर जैसे आपने दूसरी बात बोली
कि ट्रम्प के बारे में ये प्रिडिक्शन है कि वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेड है, तो वो भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या लगता है अभी मेक और ब्रेक के कौन से लेवल्स हैं सोने के भाव के जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी एक राउंडिंग, टिल्टेड राउंडिंग बॉटम बना था जो ब्रेक कर दिया था हमने 2665 पे। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 2660 के ऊपर मेंटेन है, हायर साइड पे जो टारगेट दिखता है वो करीबन 2670 तक का लेवल दिखता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है $60-70 का एक स्पाइक आता हुआ दिख रहा है। इसका कारण दो तीन है। पहला है कि इंटरेस्ट रेट की कटौती अभी भी जारी है। डॉलर इंडेक्स में हायर साइड पे थोड़ा दबाव बना हुआ है। अनप्रिडिक्टेड डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से ग्लोबल सेंटीमेंट है वो गोल्ड की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी आप इचिमिको क्लाउड में भी देखो ग्रीन में बन चुके के बीच में रहेगा। जहां पे मेरा मानना है कि जब तक ये 2690 है या 2685 के ऊपर मेंटेन है लेके चलिए, ऊपर में अच्छा जंप रहेगा। चांदी में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना हुआ है चाइना की डिमांड को लेकर, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। तो 31 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि 3230 से लेकर 33 तक का भी लेवल दिख जाएगा। और ये आपको सिग्नल मिलेगा बेस मेटल से। तो बेस मेटल में मुझे लगता है तेजी जारी है, जिस ढंग से कॉपर जिंक एल्यूमिनियम में हमने पिछले हफ्ते में तेजी देखी, ये जारी रहेगा। बट यही चीज को अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो रुपए की गिरावट है जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। तो हमने यहाँ पे भी देखिए एक तरह का डबल बॉटम, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन टिल्टेडली देखा था जहाँ पे 78 अपडेट कर रही है हॉलिडे मूड के चलते। इचिमिको क्लाउड अभी भी ग्रीन में है, मैकडी पॉजिटिव है, मोमेंटम जारी है, आरएसआई फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। तो मुझे लगता है अगर प्राइजेस अगर 79,250 का लेवल भी अगर टूटा तो आप मान के चलिए नया हाई मतलब 80,500 का लेवल दिखा देगा डोमेस्टिक में। जबकि सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है प्राइजेस में एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट आ रहा है वो 78,400 का आ रहा है। लास्ट अगर हम चांदी की बात करें तो सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा चंचल और वॉल्टिटी आती हुई दिख रही है। बिकॉज बार बार में हमने अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन जरूर देखा है जो है 93,500 का। तो अगर प्राइजेस 93,600 का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है इस बार की जो रैली रहेगी ये आप मान के चलिए ऊपर में 1 लाख का लेवल आराम से टेस्ट कर जाएगा। ये वन साइडेड चलेगा बिकॉज अब ये तेजी का ब्रेकआउट का कारण क्या बनेगा, चाइना। और चाइना में अगर अच्छा है तो बेस मेटल चलेगा तो चांदी भी चलेगी। तो इस बार अगर ये 93,500 के ऊपर का वीकली क्लोज करता है तो फेज मैनर में 96,500 और आपको फरवरी खत्म होने से पहले पहले लाख का लेवल भी दिखा दे कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्टिटी एक्सट्रीम में रहेगी, आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि प्राइजेस में सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का जो इचिमिको क्लाउड था अब वो पूरी तरह से श्रिंक हो चुका है। और कभी भी हम जनरली देखते देखिए रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड और रेड के बाद फिर से ग्रीन ही आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऑलमोस्ट सब चीज जो देख रहे हैं वो फैक्टर कर रहा है एक अच्छा अपसाइड ब्रेकआउट दिखे। के भाव की चर्चा करेंगे। पर ये जो चार्ट वगैरह आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम अजय भाई के साथ 23 फरवरी को इंदौर में एक वर्कशॉप का आयोजन करने वाले हैं जो दिन भर की वर्कशॉप रहेगी। तो अजय भाई उस वर्कशॉप में आप क्या कुछ बताने वाले हैं, चाहे हमारे ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे बुलियन डीलर हो, जो सारी कम्युनिटी है जो इस तरह की चीजें, सिर्फ सोना चांदी नहीं कमोडिटी में भी नॉर्मली वो क्या चीजें ट्रैक करें, वो सारी जानकारी आप बताएंगे वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इसके अंदर एक उदाहरण भी देना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा। बहुत बार आप मैं देखता हूं कि आज सोने चांदी के जितने बड़े एनालिस्ट हैं हम गोल्ड प्राइस के ऊपर ये आपके यूट्यूब चैनल पे सभी को देख लेते हैं और सबका आउटलुक भी मिल जाता है। बट उस आउटलुक के बाद क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो ये वर्कशॉप है ये एक तरह का मेंटरिंग सेशन रहेगा जिसके अंदर आउटलुक तो देखो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस आउटलुक का यूज कैसे करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है उसको कैसे उपयोग करना है। अगर आप ज्वेलर है तो ज्वेलर भाइयों के लिए है ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आज डोनाल्ड ट्रंप का मीट है। अब हमें मैंने जैसे आपको बताया भी कि देखो 2700 के ऊपर जाएगा तो 2780 आने वाला है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं इस वर्कशॉप के अंदर आपको केस स्टडी बताने वाला हूं कि ऐसे समय में आप ऑप्शन का कैसे उपयोग करें। कल को अगर मार्केट टूट जाए तो आपको पुट लेना है, ठीक है। अगर मार्केट में बड़ा जंप आने वाला है, आपको कुछ प्रोक्योरमेंट और बढ़ाना है, आपका मतलब होल्डिंग बढ़ानी है, तो ऐसे में कॉल बैक स्प्रेड कैसे यूज करना है।
तो हम पहले समझेंगे कि बुलियन इंडस्ट्री के लिए फैक्टर्स क्या क्या इम्पैक्ट करता है, जो ग्लोबल फैक्टर्स क्या क्या है, डोमेस्टिक फैक्टर क्या क्या है, रुपए का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एक्चुअली सोने चांदी पे काम करता है या नहीं करता है, वो भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी रहेगा और स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ज्वेलर है या बुलियन डीलर है या कॉर्पोरेट है, तो आपको इस ऑप्शन से कैसे बेनिफिट मिल सकता है। जैसे मैं बार बार कहता भी हूँ, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, और लिए हुए माल को कैसे हम रेंट पे लगा सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी को हम इन डेप्थ एक एक केस स्टडी के साथ सीखेंगे। सपोज आप ज्वेलर हो तो आपके लिए क्या रूट रहेगा, अगर आप बुलियन डीलर है तो आपके लिए क्या, और अगर आप निवेशक है। आज मैंने लास्ट वीक मैंने एक सज्जन जिनका रिटायरमेंट प्लानिंग करनी थी, जब उन्होंने मेरे को बोला अजय भाई मैं गोल्ड के ऊपर मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल मैंने उनको इस तरीके से बताया कि देखिए इक्विटी के अंदर 10 15 20% का फॉल आता है तो घबराहट आ जाती है, लेकिन सोने में अगर 20% का फॉल आएगा वीरेन जी, तो आप क्या करोगे, वो भी आप बताइए मेरे को। अगर सोने में 20% का फॉल पहली चीज आ सकता है क्या, तो पॉसिबल है, चलो वॉल्टिटी है, लेकिन इनकेस आ गया तो आप क्या करोगे, सोना और बेचोगे या लोगे। मैं तो खरीदूंगा। तो सिमिलरली अगर ऐसा कोई एसेट क्लास अगर आपके पास है जहां पे गिरावट पे पब्लिक और ज्यादा खरीदती है, तो इस एसेट क्लास में हम रिटायरमेंट प्लानिंग क्या करें, तो ये ओवरऑल एक 360 डिग्री रहेगा। ऐसा नहीं है कि खाली ये ज्वेलर्स भाइयों के लिए है या ट्रेडर्स भाइयों के लिए है। आप चाहे खुद का प्लानिंग करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, तो मैं ये नहीं बोलता 100% आप पैसा सोने में डाल दो, लेकिन एटलीस्ट 20% का डिप्लॉयमेंट आपका अब 2025 में होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी भी बता रहा था, महाभारत तो सबने देखी है। महाभारत में जब ये महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सभी चीज डिटेल में बता दी। अब बताने के बाद श्री कृष्ण जी को तो वहां से निकल जाना चाहिए था कि भैया देख मैंने देखो पूरा गीता सारा समझा दिया, अब तू लड़। लेकिन कृष्ण जी उनका हैंड होल्डिंग करके युद्ध के अंत तक था, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण जी को यह पता था कि जब पितामह भीष्म को मारने की बारी आएगी तब इसके हाथ घबरा जाएंगे, अर्जुन कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कर्ण को मारने की बात आएगी तब भी विचलित हो जाएगा। तो कहने का मतलब उनको ये चीज पता थी, इन्होंने इसीलिए गीता सार का ज्ञान देने के बाद भी हैंड होल्डिंग किया। तो ये वर्कशॉप में भी हम ऐसा ही करेंगे। आपका फुल डे में पहले हम फंडामेंटल, फैक्टर अफेक्टिंग, टेक्निकल, ऑप्शन और कुछ रियल टाइम हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है तो आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए। और उसके बाद भी अगले 1 महीने तक हम आपका पूरा हैंड होल्डिंग करेंगे। अजय भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिन लोगों को हैंड होल्डिंग चाहिए रहेगी तो बढ़िया है। आप कृष्ण बन के जो है उनके सारथी बनेंगे तो अच्छी बात है। तो हम लोग दोस्तों 23 तारीख को करने वाले हैं ये इवेंट, और इसका मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो देखते रहिए। अजय भाई, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी जिस ढंग से मोमेंटम बनने वाला, तो डिस्क्लेमर तो है और साथ में एक एडवाइस भी है। पहला डिस्क्लेमर है कि आज जो भी कमोडिटीज में हमने डिस्कशन किया उसमें मेरी पर्सनल डेरिवेटिव में कोई भी पोजीशन नहीं है। फिजिकली तो हम जानते हैं कि सोना चांदी तो हम पहनते ही हैं इंडियन आदमी, लेकिन डेरिवेटिव में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। और सबको सलाह है कि डोनाल्ड ट्रंप और बजट दोनों ही अगले 10 15 दिन में मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके लिए कोई भी जो पोजीशन बनाए बिना स्टॉप लॉस के बनाना नहीं है, या ऑप्शन के साथ हेज करके जरूर चलिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होने वाली है। चलिए, जैसे आपने कहा कि आने वाले 10 दिनों में बैंक ऑफ जापान, फेडरल रिजर्व की 29 तारीख को बैठक, और फिर बजट, ये तीन बहुत बड़े इवेंट्स हैं जो कि भाव को प्रभावित करेंगे। और दोस्तों, मैं भी इस तरह की कोई खरीद बिक्री नहीं करता हूं, और अगर आप करेंगे तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच।